अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ बफर जोन सेक्टर 15A2 में। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल इस्टेट जिसका नाम 7 सीज़ रियल इस्टेट एंड मार्केटिंग है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद रमीज़ हुसैन साहब, जो कि CEO हैं 7 सीज़ रियल इस्टेट एंड मार्केटिंग। और साथ ही साथ आप माशाल्लाह नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट, जो कि NN एरिया के नाम से भी जानी जाती है, उसके आप रिस्पेक्टेड मेंबर भी हैं। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और सर, काम वगैरह कैसा चल रहा है? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काम हमारा बहुत अच्छा है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? तकरीबन हमारा इस फील्ड में 22 साल हो गए हैं। यहाँ की मार्केट की अगर बात की जाए तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? मार्केट यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ हमारी मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। बफर जोन एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे एक नॉर्मल रेंज के हिसाब से आपको मकान मिल जाता है। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट या फिर पोर्शन वगैरह की कीमतें क्या चल रही हैं? एक नॉर्मल से मकान की कीमत के अगर आते हैं तो 1,50,00,000 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक की है। फ्लैट्स हमारे पास 2 रूम हैं 30 लाख से लेकर हमारे पास 3 करोड़ रुपये तक की भी फ्लैट्स हैं। पोर्शन हमारे पास बफर जोन या नॉर्थ नाज़िमाबाद में, नॉर्थ नाज़िमाबाद तो महंगा हो जाएगा, बफर जोन के लिए हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बफर जोन में हमारे पास तकरीबन 60 लाख रुपए से स्टार्ट है और एक 20-25 तक चला जाता है अगर वो कॉर्नर का घर हो। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? बफर जोन के अलावा हम लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद, जो हमारा मेजर एरिया है, नॉर्थ नाज़िमाबाद के अलावा गुलशन, जौहर, नया नाज़िमाबाद को ख़ास तौर पे मैं डील करता हूँ और इसके अलावा स्कीम 33 है और गुलशन मेमार है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आप लोगों के काम में कितनी तेज़ी देखने में आई? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन आने के बाद से हमारी जान पहचान बढ़ी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक एजेंट की पहचान किस तरह से होती है, तो एक ऑनलाइन पोर्टल आने के बाद हमारी पहचान काफ़ी अच्छी हो गई है। आपके ख्याल में क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की भी कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भी क्लाइंट हम जिसका मकान सेल कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो वो जब आगे अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद लेने के लिए जाता है तो उसको उस प्राइस में वो नहीं मिल रही होती प्रॉपर्टी, तो उसी प्राइस जो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो उसको उसी लिहाज से अपने आप को कंपैरिजन करा रहा होता है कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टी सेल करूंगा तो आगे मुझे इतने पैसे ऐड करने होंगे तो मैं ये प्रॉपर्टी ले सकूंगा। रियल इस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? ब्रोकर जो है ना, वो आपका एक बैकबोन कहलाता है कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदने जा रहे होते हो, उस एरिया की, उस सोसाइटी के बारे में उस एजेंट को 100% पता होता है। जो मैं चीज़ जगह दिला रहा हूँ आपको, ये उस काबिल है। आप मेरे कंसिस्टेंटली क्लाइंट होने के बाद मैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं दिला सकता, तो मैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि ये आपके लिए आया सही है या नहीं। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहला ख्याल तो यही रखना चाहिए कि जिस सोसाइटी में वो लेने जा रहे हैं, जिस जगह को वो लेने के ख्वाहिशमंद हैं, वो जगह डॉक्यूमेंट के हवाले से अथेंटिक है भी या नहीं। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो है ना, चाइना कटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। बहुत सारे एरियाज़ में पार्क के ऊपर कटिंग करा के बना दिया गया है। हमें बहुत सारे जो हमारे अब्रॉड साइड से क्लाइंट्स आते हैं उन्हें नहीं पता होता, वो टोटल डिपेंड कर रहे होते हैं एजेंट के ऊपर। तो इस वक्त एजेंट का किरदार होता है कि वो उनको प्रॉपर सही गाइड कर सके। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? जो हमारा टोकन अमाउंट होता है वो नॉर्मली हमारे ऑनर के पास जा चुका होता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो अमाउंट टोटल टोकन का जो होता है वो ऑनर से लेके एजेंट के पास आ जाए और एजेंट से लेके हम उस पार्टी को दे दें जिससे हमने वो टोकन लिया है। लेकिन डिपेंड कर रहा होता है टोटल हमारा ये ऑनर के ऊपर। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के दो खरीदार हों और दोनों ही बजटों के यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? बिल्कुल, हमारे साथ इस तरह के वाक़यात काफ़ी टाइम हो चुके हैं। ऑनर तो देखें चीज़ बेचने वाला है, वो बेचता है, लेकिन वो हमसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा किरदार यही होता है जो सबसे पहले पार्टी आई होती है लेने के लिए और वो किस ड्यूरेशन में हमें पेमेंट दे रही होती है। पेमेंट तो दोनों सेम टाइम दे रहे हैं, लेकिन कौन सबसे जल्दी हमें पेमेंट कर रहा होता है, हम उसके थ्रू डील कर लेते हैं। एक आम शख्स अगर अपनी ज़मीन बेचने खड़ा होता है तो उसे लगता है कि वो जो चीज़ बेच रहा है वो मिट्टी है और आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो चीज़ सोना है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये आम शख्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है एजेंट के ऊपर। एजेंट जो है किसी भी जगह को सोना बना सकता है और किसी भी जगह को राख बना देता है। तो बेहतर ये है कि हम एजेंट का ऐसा किरदार अदा किए कि सामने वाले की जो चीज़ है, जो जगह की वैल्यू है, वो बरकरार रहे, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान ना पहुँचाया जाए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नया नाज़िमाबाद का इलाका कैसा है? नया नाज़िमाबाद मेरे ख़्याल में सबसे इस वक्त टॉप क्लास सोसाइटी है, जहाँ पे हम पुरसुकून रिहाइश भी कर सकते हैं, रहन सहन अच्छा है। तमाम सोसाइटीज़ से बेहतर इस वक्त मेरे ख़्याल में नया नाज़िमाबाद है। बफर जोन, नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, पोर्शंस का एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो डिपार्टमेंट है DC ऑफिस, जहाँ पे सबली स्टार के पास बैठ के
लीज़ वगैरह होती है, जहाँ पे सब लीज़ होती हैं, जिस चीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से मना किया गया है कि यहाँ पे पोर्शन बनाना अलाउ नहीं है, बेचना अलाउ नहीं है, तो जब इंसान पोर्शन बेचने के बाद डीसी ऑफिस जाता है अपने पोर्शन अपने नाम कराने, तो सारा दारोमदार तो उस जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस जगह वो इंसान जा रहा है अपने डॉक्यूमेंट अपने नाम कराने के लिए, वहाँ पे वो डिपार्टमेंट खोला क्यों है उस काम के लिए कि सब लीज़ वहाँ पे एक बंदे से लीज़ के सब लीज़ बन सके। अच्छा, मेरा एक सवाल आवाम से भी यही है और हुक्मरानों से भी यही है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं कि एक घर है, एक घर के 3 भाई हैं, उन्होंने एक एक पोर्शन अपने वालिदैन के बाद एक एक पोर्शन अपने नाम करा लिया। एक प्रॉपर्टी है, या तो वो 3 भाई अपने नाम सेल डीड करा लें, और अगर एक इन केस उन 3 भाइयों में से कोई भाई उस प्रॉपर्टी को या उस पोर्शन को एक पोर्शन को बेचना चाहता है, तो वो डीसी ऑफिस में जाके उसकी सब लीज़ कराएगा। तो सब लीज़ क्या आप बोलते हैं बंद पड़ी हुई है, तो सब लीज़ तो बंद अगर पड़ी हुई है तो प्रॉपर्टी कैसे उसकी सेल होगी? और प्रॉपर्टियाँ तो सेल हो रही हैं, और कानून के हिसाब से अगर कोई भाई अपनी प्रॉपर्टी अपनी विरासत बेचना चाहता है तो वो बेचने का हकदार है। अगर वो पोर्शन में बेचना चाहता है वो बेच के अपने पैसे ले सकता है। अगर नहीं हो सकता, बंद है सेल डीड सब लीज़ बंद है, तो फिर ये डिपार्टमेंट वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए कि सब लीज़ नहीं हो सकती है, ताकि एक यहाँ से अगर आपको रोकना है कि यहाँ पे पोर्शन वाइज बंद किया जाए, तो सबसे पहले यहाँ से वो इदारा ख़त्म किया जाए जहाँ से उस बंदे के नाम ये सब लीज़ हो सकती है। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं, आप उनसे किस हद तक मुतमईन हैं? तो हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर हमें मजबूरन चलना पड़ता है, लेकिन हुकूमत को इस चीज़ में देखना चाहिए कि वो जो टैक्सेस एक आम आदमी के ऊपर लगाने लगा रही है, आम आदमी तो उसके ऊपर जो है ना एप्लीकेबल मजबूरन होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह आगे प्रोसेस में नहीं आती। कराची में जो आजकल रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशंस वगैरह बन रही हैं और बनती ही जा रही हैं, तो क्या लगता है उनको उनके मकासद ही हासिल हो रहे हैं या ये सिर्फ कागज़ की हद तक ही महदूद है? अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन इस हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ये अपने जो भी मकासद होते हैं उनको भरपूर पूरा करते हैं। और अगर कोई कहीं हर्डल आ रहा होता है, जस्ट लाइक थोड़े दिन पहले डीसी ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास उन्होंने मुलाकात करी सब लीज़ के हवाले से, तो कहीं अगर सब लीज़ नहीं भी हो रही हो तो वहाँ पे सब लीज़ हो रही है। तो और कंपैरिजन दूसरे सोसाइटीज़ का या दूसरे एसोसिएशन का इतना लाएअमल नहीं है, क्योंकि वो अपने मामलात में खुद ही डील कर रहे होते हैं। हमारी सोसाइटीज़ हर मेंबर को अपने साथ जोड़ के लेके चलती है। आमतौर पर आप लोगों को बिल्डर प्रोजेक्ट में ज़्यादा फ़ायदा होता है या जो आप लोगों की रेगुलर चीज़ें होती हैं उसमें? ऑफ कोर्स बिल्डर प्रोजेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लो मार्जिन में प्रॉपर्टी मिलती है, और एजेंट को इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो ख़रीदार है उसको बस आने वाले वक्तों के हिसाब से उसके लिए एक सुनहरी मौका होता है। एक जस्ट लाइक हम बीसी डाल रहे हैं, छोटी सी बीसी डाल देंगे, आने वाले 2, 4, 5 साल बाद वो बीसी का एक बड़ा फल हमको मिलता है। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स को सरकारी इदारों में लीज़, सब लीज़ और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? सब लीज़ या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मुश्किलात तो खैर हमें दरपेश नहीं आती, क्योंकि हम जो भी रजिस्ट्रार है, डीसी है, उसके पास जाके हमें मुकमुका करना पड़ता है कि जो भी उनकी मांगें हैं पूरी करनी होती हैं। उनको जो लीज़ करते वक्त पैसे चाहिए होते हैं वो हम उनसे डील करते हैं, वो पैसे उनको प्रोवाइड करते हैं, और हमारे काम रुकता कोई काम नहीं है। अच्छा, आप जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें आप मटेरियल किस लेवल का इस्तेमाल करते हैं? डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे क्लाइंट हमें किस बजट में घर बनाने के बारे में बात करता है। अब हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं जो प्रॉपर्टी बनाऊं या ख़रीदूं वो दिखने में भी अच्छी हो और क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो। तो क्वालिटी के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो ए क्वालिटी को हम प्रेफर करते हैं, और बाकी अगर लो क्वालिटी के ऊपर बात जाती है तो फिर ए, बी और सी, डी क्वालिटी के ऊपर हमें जाना पड़ता है, बहालत मजबूरी के उनका बजट किस हिसाब से है, वो कितनी प्रॉपर्टी पे अपने पैसा लगाना चाहते हैं। बाज़ एस्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने अपना कमीशन मार्जिन बहुत कम कर देते हैं या फिर बिल्कुल ही गिरा देते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो लोग अपना कमीशन मार्जिन कम करते हैं क्योंकि वो स्टेट एजेंट नहीं होते, वो एक चलते फिरते ब्रोकर कहलाते हैं। तो जो भी ऐसे हमारी प्रॉपर्टी है, उन्होंने हमें देख लिया कहीं चलते फिरते, उन्होंने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो वो थोड़े बहुत पैसे लेके काम कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो अपना एक क्राइटेरिया है वो फिक्स है 2% कमीशन का, हम उस क्राइटेरिया से नीचे नहीं आते। लेकिन हमें अपने क्लाइंट को भी देखना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने 2% कमीशन के ऊपर रहें, कि अगर हमारे क्लाइंट के पास जगह लेना चाहता है और उसके पास कमीशन देने के पैसे नहीं हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि हमने उसको वो जगह दिलाई भी है और कमीशन नहीं भी लिया। फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फ़र्क है? फ्लैट्स काउंट होते हैं यूके की इंग्लिश के हिसाब से, यूएस इंग्लिश के हिसाब से आप बात करते हैं तो वो अपार्टमेंट में काउंट होता है। हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल ज़िंदगी में ले लें कराची के हिसाब से, तो अपार्टमेंट उस जगह को कहलाया जाता है जिसके नीचे कमर्शियल काम हो रहा हो, जैसे इम्तियाज़ मार्ट है और चेज़अप वगैरह बना हुआ है वहाँ पे। तो वो जो अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि उनकी स्क्वायर फीट्स कैटेगरी जो है ना वो 1200, 1500, 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर है। अगर कोई फ्लैट है जो बाउंड्री वॉल है, जहाँ पे एक छोटे छोटे से अपार्टमेंट्स बने होते हैं 500, 700, 800, 900 स्क्वायर फीट के हवाले से, तो वो जो एरिया कहलाता है वो फ्लैट सिस्टम में आ जाता है। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? इस वक्त के लिहाज से नामुमकिन हो गया है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जो भी लाएअमल है, तो इस वक्त के लिहाज से एक नॉर्मल इंसान जिसकी सैलरी 50,000 या लाख रुपए है वो नहीं ले सकता।
आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? आने वाले वक्त में हमें उम्मीद बहुत अच्छी है और हुकूमत के ऊपर टोटल डिपेंड कर रहा होता है। प्रॉपर्टी सेक्टर जो है ना, किसी भी एरिया की बैकबोन कहलाती है। वो बैकबोन उसी वक्त मजबूत हो सकती है जब हमारी कोई हुकूमत या उसकी पॉलिसी स्ट्रांग हो। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? फैमिली के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हम, क्योंकि हमें आने वाले वक्त के हिसाब से भी लेकर चलना होता है। नॉर्मल दिन हमारा फ्राइडे होता है ऑफ, उस फ्राइडे के दिन भी हम लोग यहाँ पे आके 5 बजे से रात 10 बजे तक अपने मामलात को सबको समराइज़ करते हैं यहाँ पे। कैसा लगता है जब लोगों से और जो आपके दोस्त अहबाब हैं जो कि रियल एस्टेट की फील्ड से वाबस्ता हैं, उनसे इतनी इज़्ज़त मिलती है, इतना प्यार मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुरू से और अब तक इज़्ज़त मिलती है और मिलती चली आ रही है। उसकी वजह यह है कि हम अपने कॉल और फेल दोनों चीज़ में अपने आप को प्रूफ करवाते हैं कि हमारा जो 7C रियल एस्टेट का नाम है, उस नाम को हमने ख़राब होने नहीं देना। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। 7C रियल एस्टेट एक ऐसा इदारा है जो आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग घर बैठे हमारे साथ काम कर सकते हैं। हमें आप लोगों के यहाँ पे बुला के इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। आप हमारे साथ काम कर सकते हैं ऑनलाइन। आप हमें अपनी चीज़ें जो भी आपके पास हैं वो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट्सअप ऐप है, अब आपके पास एक सहूलत है, उसके ज़रिए आप हमें उसकी तस्वीरें वगैरह मुहैया कर सकते हैं। जो भी कमीशन वगैरह होता है उसमें हम आपको डील करेंगे। उससे बेहतर ये होगा कि आप अर्निंग तो करते हैं, क्योंकि आजकल लाज़मी सी बात है, हर इंसान का किसी एक का एक जॉब से गुजारा नहीं है। 1 से 2 जॉब 3 जॉब होना एक इंसान के लिए घर चलाना आसान हो जाए, तो बेहतर है कि आप हमारी तरफ आएँ ऑनलाइन काम करने के लिए, आप हमारा साथ दें और इंशाल्लाह हम आपको उसका ह्यूज प्रॉफिट भी देंगे, कमीशन भी चलेंगे और आपको इससे हमारी स्टेट से काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा कि आप अपने पैसे किसी गलत तरीक़ों से इधर उधर ज़ाया ना करें। थोड़े थोड़े करके पैसे जो भी आपकी जॉब से अर्निंग से सेफ होते हैं उसमें छोटे छोटे प्लॉट्स लेके डाल दें। तेसर टाउन हो, उसके अलावा तेसर टाउन सोसाइटी अच्छी है छोटे प्लॉट्स लेने के हवाले से, कि अगर आप वहाँ पे 2, 4, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 10 साल 15 साल के बाद जो आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपकी बीवी बच्चों के लिए काम आ सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। मैं जनाब रमीज़ साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। 7C's रियल एस्टेट के नाम से आपको एक फ़ेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तर इन्वेंटरीज़ देख सकते हैं। कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है आपकी इस वीडियो को देखने के बाद, आपका इस लिंक को शेयर करता है हमारे लिए, हमारे पेज को शेयर करता है, तो हम उस बंदे को 50% प्रॉफिट देंगे। किसी भी मकान पे वो हमें लेने आता है, सेल परचेज़ के हवाले से हो या कोई इन्वेंट्री हमें वो देता है, जैसे मैंने जिक्र किया ना कि हमें ऑनलाइन वर्कर की ज़रूरत है, अगर कोई ऑनलाइन हमारे साथ काम करता है तो हमें इस वीडियो को देखने के तवस्सुल से हम उसको 50% प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।